Hello students, good morning to all of you. Welcome back in online platform of ACA School. Today we will start remaining part of first chapter and chapter name is electric charge and field. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में हमने अभी तक ये देख लिया था कि किस तरह से जो कूलाम फोर्स है वो एक्ट करता है। आज हम कूलाम फोर्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे। आपके पास एक रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 1.3 नंबर का क्वेश्चन है। एक रेशियो दे रखा है के ई स्क्वायर बाय जी एम ऑफ ई एम ऑफ पी। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रूव दैट दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये रेशियो कैसा है, डायमेंशनलेस है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो एंड थर्ड वन इज व्हाट दिस रेशियो सिग्निफाई, कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। तो देखिए डायमेंशनलेस, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो रेशियो है ये रेशियो किस चीज का है। तो आपने 2 तरह के फोर्स पढ़े हैं। अभी एक फोर्स तो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू में के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहां देखिए आपके पास एम ऑफ पी आ रहा है। ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो 2 चार्ज आपको जो लेने हैं, पहला चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ले लिया, सेकंड चार्ज आपने किसका चार्ज ले लिया, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट ही होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स था उसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ई इज इक्वल टू के ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी एफ ऑफ ई की वैल्यू बन गई के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया, फर्स्ट। ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। नीचे देखिए जी आ रहा है, तो जी से हमने देख लिया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हो गया एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी एम ऑफ ई एम ऑफ पी अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 फोर्स हमारे पास बन गए। रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ई बाय एफ ऑफ जी कर देंगे। एफ ऑफ ई की वैल्यू आ गई के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एफ ऑफ जी की आ गई जी एम ऑफ ई एम ऑफ पी अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बन गई एफ ऑफ ई बाय एफ ऑफ जी इक्वलेंट टू के ई स्क्वायर बाय जी एम ऑफ ई एम ऑफ पी। मतलब हमें ये रेशो पता चल गया कि ये रेशो किन किन क्वांटिटीज का है। ये रेशो 2 फोर्स का है, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो है। तो कल हमने लाइव क्लास में भी बात कर ली थी इस बारे में कि ये जो आपकी डायमेंशन है, पहला जो था कि ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, उसकी बात हमने कर ली थी। फिर भी एक बार यहाँ डायमेंशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट में एफ ऑफ ई बाय एफ ऑफ जी करते हैं। तो देखो आपने सबसे पहले के की डायमेंशन आपने निकाल रखी है। पहले के की क्या होती है, कूलाम कांस्टेंट की m1 L3 T-4 A-2 इंटू ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज की डायमेंशन A1 T1 होती है, स्क्वायर है तो A2 T2 हो जाएगी, अपॉन नीचे जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन होती है m-1 L3 और T-2। m ऑफ ई इट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m1 होता है मास का, चाहे प्रोटॉन का मास है तो भी m1 होगा। सॉल्व कीजिए, ऊपर कितना आ गया, देखिए m1 एज इट इज आ गया, ये L3 एज इट इज आ गया, T-4 में से 2 गया तो T-2 बच गया और A+2 से A-2 कैंसिल हो गया। नीचे देखें तो M+1 से M-1 कैंसिल, M1 बच गया, L3 एज इट इज आ गया और T कितना आ गया, -2, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो एफ ऑफ ई बाय एफ ऑफ जी का अगर मैं लिखूं तो ये आ गया आपके पास m0 L0 और T0। इट मीन्स ये कैसा बन गया, डायमेंशनलेस। तो पहला पार्ट हो गया इसका कि ये जो रेशो है वो कैसा है, डायमेंशनलेस है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में इस रेशो की वैल्यू पूछ रहे हैं कि इस रेशो की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए इस रेशो की वैल्यू निकालते हैं अपन।
देखिए जो रेशो है हमें पता चल गया कि ये रेशो किस चीज का है, ये रेशो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का है। तो एफ ऑफ ई बाय एफ ऑफ जी, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो आ गया के ई स्क्वायर बाय जी एम ऑफ ई, एम ऑफ पी, एम ऑफ ई और एम ऑफ पी, यही है। अब क्योंकि हमें टेबल में वैल्यूज पता है सारी, तो ये सारे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू रख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं, यानी इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या होगी के यानी कूलाम कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू पावर -19 होल स्क्वायर अपॉन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 टू पावर -11 इंटू एम ऑफ ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू पावर -31 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू पावर -27। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये वैल्यूज जो हमने पुट कर दी उससे एफ ऑफ ई बाय एफ ऑफ जी कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.27 इंटू 10 टू पावर लगभग कितना आएगा 39। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली हमने, 2.27 10 टू पावर 39 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका रेशियो निकल गया। थर्ड ये बोल रहा था व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। थर्ड में बोल रहा था कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, क्या बता रहा है आपको। तो बेटा ये जो रेशियो आपको दिख रहा है, ये रेशियो क्या सिग्निफाई करेगा। तो एक तो आपके पास ये वैल्यू आ गई कि एफ ऑफ ई बाय एफ ऑफ जी क्या है। एफ ऑफ ई बाय एफ ऑफ जी की बात मैं कर रहा हूं तो 2.27 इंटू 10 टू पावर 39/1 आ रहा है। इट मीन्स एफ ऑफ ई की वैल्यू तो हो गई 2.27 इंटू 10 टू पावर 39, और एफ ऑफ जी की बात करूं तो एफ ऑफ जी की वैल्यू यहां हो गई 1। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एफ ऑफ ई इज मोर ग्रेटर देन एफ ऑफ जी, कि एफ ऑफ ई जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो क्या सिग्निफाई कर रहा है हमें कि एफ ऑफ ई इज मोर ग्रेटर देन एफ ऑफ जी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई डेली लाइफ में आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। मान लीजिए हमने एक कंघा ले लिया, सूखे बालों पर हम उस कंघे को घुमाते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन होने से कंघे में चार्ज डेवलप हो जाता है। अब छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं कागज के, मान लीजिए वो जमीन पे गिरे हुए हैं, अब जैसे ही आप उन पार्टिकल्स के पास में वो कंघे को लेके जाते हैं, वो कागज के पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे जो मिट्टी के हैं, वो क्या होते हैं, उस कंघे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए पहले वो जमीन पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ उसके ऊपर लगा रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले से लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसके पास कंघा लेके गए तो वहां पर क्या हुआ, उसने अट्रैक्शन फोर्स दिखाया कंघे ने, किस पर, पेपर्स पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो वहां से छूटकर किसके साथ आ गया, कंघे के साथ आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.3 था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ एफ बाय एफ ऑफ एम। इट मीन्स फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम से जितना ज्यादा होता है वो आपका क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। देखो मीडियम किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या हो गया, लेस देन हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। मीडियम का फोर्स जितना वैक्यूम के फोर्स से कम होता है वो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। अब आपने फोर्स तो पढ़ रखा है, देखिए फोर्स क्या क्या है आपके पास। फोर्स आपके पास दो फोर्स आपने निकाल रखे हैं। एक फोर्स तो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ये। अगर मैं दूसरे फोर्स की बात करूं, फोर्स इन मीडियम की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर। दोनों फोर्स हैं। ये फोर्स मैं यहां रख देता हूं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी F बाय एफ ऑफ एम होती है, डिवाइड कर दूं, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर।
अपॉन 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए कैंसिल हो गए, 1/4 से 1/4 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास एप्सिलॉन R की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी मीडियम और वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशो के बराबर होता है। देखिए किस तरह से बराबर होता है, यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं। इसे क्या बोलेंगे आप, एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको एक नाम से और भी जानते हैं, उससे मैं लिख देता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशो को भी क्या बोलते हैं आप, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे आप बात कर लीजिए, अंबर लिया था आपने, अंबर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 2.8 होती है। पीवीसी की बात कर लें, उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी फिक्स है, 4.5 के आसपास होती है। वाटर जो है उसकी परमिटिविटी फिक्स होती है, कितनी होती है, 80। अगर मैं मेटल की बात करता हूं तो मेटल के लिए परमिटिविटी फिक्स होती है, कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है। तो इनकी परमिटिविटी क्या है, आपके पास फिक्स है, और जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो आपके पास जो जैसा आप मीडियम ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मेटल लिया तो मेटल की परमिटिविटी कितनी हो गई, इन्फिनाइट हो गई। अब इसके ऊपर एक आपका कॉन्सेप्ट भी बनता है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट बनी, या आपने पढ़ी एफ बाय किसके बराबर होती है, एफ ऑफ एम की। मैंने इस फॉर्मूले से एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि एप्सिलॉन आर बराबर एफ बाय एफ ऑफ एम है। तो अगर मैं फोर्स इन मीडियम निकालूं तो एप्सिलॉन आर को अंदर ले जाऊंगा, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एफ बाय एप्सिलॉन आर हो गया। यानी मीडियम में लगने वाला फोर्स वैक्यूम में लगने वाले फोर्स से एप्सिलॉन आर टाइम क्या होता है, कम। अब ये किस तरह से देखिए कॉन्सेप्ट बना रहा है। आप मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R, और दोनों जो चार्ज है A और B पर, इन दोनों चार्ज के बीच में मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है 160 न्यूटन का। अब मैंने इस पूरे सिस्टम को वाटर में इमर्ज कर दिया। अब जैसे ही मैं इसे वाटर में ले गया तो वाटर के लिए फोर्स कितना लग जाएगा, एफ ऑफ एम इजिकल टू एफ बाई एप्सिलॉन आर होता है। यानी 160 बाय वाटर के लिए कितनी है परमिटिविटी इसकी, 80 से डिवाइड किया, फोर्स इन मीडियम हो गया आपका 2 न्यूटन। तो देखिए जब वैक्यूम में था तो 160 न्यूटन लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वाटर में ले आया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 न्यूटन हो गई। अगर मैं इसे ले आऊं मीडियम में, मतलब मेटल में, इस बार मेटल मीडियम ले लूं तो 160 बाय मेटल का कितना होता है, इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। यानी ये 0 न्यूटन आपके पास क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि अगर आप कभी मीडियम में फोर्स निकालते हैं तो वो वैक्यूम में फोर्स लगता है, उससे जितनी इसकी परमिटिविटी होगी उतने टाइम फोर्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।